हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 20 पढ़ने जा रहे हैं। आयुष जो होता है मेडिकल लाइंस में इसका पूर्ण रूप बताया जाता है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, नेचुरोपैथी यानी योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। कुल कहने का मतलब आयुष जो होता है कई रोगों से लड़ने के अलग अलग एक प्रणाली है जो कई चीज़ों को आपस में मर्ज करके रखती है। इसलिए आयुष का जो फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। यानी कि आयुष एक भारतीय चिकित्सा प्रणाली है जो आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा जिसे बोलते हैं, होम्योपैथी और सोवा जैसी प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को समेटे हुए है। ये पद्धतियाँ प्राकृतिक संतुलन और संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायक मानी जाती है। घरेलू उपचार और आयुष पद्धति का एकीकरण कई सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में सहायक हो सकता है। यहाँ पर इनके बारे में विशेष जानकारी आपको नीचे लिखा गया है। जैसे कि सबसे पहले घरेलू उपचार, होम रेमेडीज क्या होती है। तो घरेलू उपचार प्राकृतिक सामग्री पर आधारित होती है जो नेचुरली चीज़ें होती हैं जिन्हें आसानी से घर पर तैयार किया जा सके और ये सरल और प्रभावी होती हैं। क्योंकि घर पर आसानी से मिल जाती हैं तो वो आसानी से तैयार कर सकते हैं और ये ज़्यादा इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। आपका सामान्य घरेलू उपचार में जैसे आपका सर्दी खांसी के लिए देखा जाए तो तुलसी, अदरक और शहद का काढ़ा बनाकर लोग पीते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी हो जाए तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी खांसी जल्दी दूर हो सकती है। दूसरा चीज़ है गर्म पानी में हल्दी और नमक मिलाकर गरारा करने से भी आपकी सर्दी और जुकाम से निजात पा सकते हैं। पाचन तंत्र सुधारने के लिए आपको पुदीना या धनिया का रस पीना चाहिए जिससे पाचन तंत्र आपका सही होता है। अजवाइन और काले नमक का भी सेवन करें तभी आपका पाचन तंत्र सही होता है। त्वचा संबंधी अगर कोई समस्या हो तो एलोवेरा जेल का सीधे त्वचा पर उपयोग करिए, आपकी वो समस्या आपसे दूर हो जाएगी। बेसन या हल्दी का लेप लगाइए तभी इस समस्या दूर कर सकते हैं। थकान और कमजोरी के लिए अगर होता है तो दूध में केसर और शहद मिलाकर पीना चाहिए। अगर तुमको तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, कमजोरी फील होती है तो उसमें दूध में केसर और शहद मिलाकर पीना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट जैसे नियमित सेवन करें जिससे आपका थकान और कमजोरी दूर रहेगी। इसके अलावा आपको आयुर्वेदिक पद्धति का एकीकरण जब किया गया, इंटीग्रेटिव प्रैक्टिस ऑफ आयुष पद्धति का जब एकीकरण किया गया तो उसमें आयुर्वेद जो होता है जिसे आयुर्वेदा कहते हैं, ये आयुर्वेद में शरीर को 3 दोषों को यानी वात, पित्त और कफ के संतुलन पर ध्यान ज़्यादा दिया गया। जैसे उपचार में त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा, शतावरी, हल्दी और नीम का उपयोग किया गया और डाइट में संतुलित आहार और गर्म पानी का सेवन किया गया। आयुर्वेदा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा में आपका योग और शरीर के मन को आत्म को शांति और संतुलन प्रदान करता है। उसमें आसन में आपको भुजंगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को बताया गया कि अगर योग करते हैं तो ये तीनों चीज़ करनी चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा में आपकी मिट्टी और पानी की थेरेपी लेनी चाहिए जिससे अधिक मात्रा में आपका योग और प्राकृतिक चिकित्सा कंप्लीटेड होती है। यूनानी चिकित्सा के अंदर इसी चीज़ को
प्राकृतिक जड़ी बूटियों और खनिजों का उपयोग कर किया गया, जिसमें उपचार में अरवी, गुलाब, सिकंजबिन और हब्स ए वारिस का उपयोग किया गया। सिद्धा चिकित्सा के अंदर में सिद्ध प्रणाली में विशेष हर्बल औषधियों का उपयोग किया गया, जैसे इसका उपयोग में वटकम जिसे चूर्ण कहते हैं, लेहम चटनी कहते हैं और थैलम तेल को कहा जाता है, इसका उपयोग किया गया सिद्धा के अंतर्गत। होम्योपैथिक में छोटी खुराक में दवा दी जाती थी और शरीर को प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को बढ़ाती थी। इनके उपचार में आर्सेनिकम, एल्बम, बेलाडोना और ब्रायोनिया जैसे चीज़ों का उपयोग किया गया था उपचार में। सोवा रिगपा में आपको तिब्बती चिकित्सा प्रणाली है, इसमें आहार, जीवन शैली और हर्बल दवाओं का उपयोग किया गया था। इसमें आहार, जीवन शैली और हर्बल दवाओं का उपयोग किया गया था। स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष, घरेलू और घरेलू उपचार का जो समन्वय है, आपस में जो बात की गई कि इसको इंटीग्रेट किया जाए, तो आयुष पद्धति जीवन शैली विकार जैसे आपका मधुमेह जिसे कहते हैं, बेसिकली मधुमेह में आपका शुगर होता है, मोटापा आप में ज़्यादा हो जाए या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें आयुष पद्धति और जीवन शैली के विकार थे कि इस प्रबंध में ये सहायक होते हैं आयुष पद्धति। घरेलू उपचार में आयुष चिकित्सक सलाह से अपनाने पर प्रभावी और सुरक्षित परिणाम मिलते हैं और दिनचर्या में योग और ध्यान शामिल करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ये जब चीज़ें जो थी स्वास्थ्य लाभ के लिए आयुष और घरेलू उपचार आपस में समन्वय करके इस पर बात कर गई और इस पर ज़्यादातर तो इसमें 4 चीज़ें हैं, सोगा रिगपा, होम्योपैथी, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सिद्धा और यूनानी और आपका योगा और नेट्यूरोपैथी और आपका आयुर्वेदा, ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि ये चारों 5 चीज़ का समावेशन होता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, लिखा है कि आयुष का पूर्ण रूप क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था कि आयुष जो होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, या आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, हर्बल, या आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, नेट्यूरोपैथी, या आयुर्वेदा, योगा, नेट्यूरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो इसमें पहले ही बताए हैं कि ये 5 चीज़ों का समावेशन था, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो इसका राइट आंसर ए है। आयुर्वेद में शरीर के दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो आयुर्वेद में शरीर के दोष 2 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं। तो आयुर्वेद में शरीर के दोष जो होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं। आयुष मंत्रालय कब स्थापित किया गया? जो आयुष मंत्रालय बनाया गया जिसमें आपको ये 5 चरणों का यूज किया गया है, तो उसमें कब बनाया गया था इसके बारे में पूछा गया है। तो 1990 में, 1995 में, कि 2003 में, कि 2014 में। तो आयुष मंत्रालय आपका बनाया गया है 2004 में। 2004 इज राइट आंसर। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन का आधार क्या है? आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन का आधार क्या है? तो आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन का वात, पित्त, कफ का संतुलन, केवल योग, केवल आधार, केवल औषधि। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए तो केवल शब्द का तो बातें नहीं होती है, क्योंकि ये कई चीज़ों को मिलाकर, कई प्रणालियों को मिलाकर बात की गई थी। यूनानी प्रणाली थी, सिद्धा प्रणाली थी, योगा प्रणाली थी, आपकी होम्योपैथिक प्रणाली थी, तो कई चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। तो इसमें स्टार्ट में ही बताया था कि इसमें केवल वात, पित्त, कफ का संतुलन के बारे में जीवन को आधार बनाकर काम किया गया था। आयुष के अंतर्गत कौन सी चिकित्सा प्रणाली आती है? आयुष के अंतर्गत कौन सी चिकित्सा प्रणाली? एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और या बी और सी। ध्यान दीजिएगा,
एलोपैथिक आपका जो दवाएं हम लोग मेडिकल से देते हैं उसको बोलते हैं होम्योपैथी, जो घर बनाई गई तो आयुष के अंदर होम्योपैथी आती है, यूनानी भी उसके अंदर आती है। तो बी और सी दोनों आते हैं, इसलिए बी और सी में हमको एक, चूंकि चारों में से एक में लगाना है तो वो ऑप्शन चॉइस करेंगे जो इसमें बी और सी दोनों इन्वॉल्व होता है। तो डी देखिए ऑप्शन में बी सी दोनों दिया है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी राइट होगा। अगला है कि हल्दी का मुख्य औषधि गुण क्या होता है। जो हल्दी होती है उसका मुख्य औषधि गुण क्या होता है, तो दर्द को कम करती है या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, नींद लाना होता है या भूख बढ़ाना होता है। तो बेसिकली हल्दी का जो मुख्य औषधि का गुण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की बढ़ती है इससे। अगला है अश्वगंधा का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अश्वगंधा का उपयोग किसके लिए किया, त्वचा रोग के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, वजन को बढ़ाने के लिए या भूख को कम करने के लिए होता है। तो अश्वगंधा जो बेसिकली होता है वो मानसिक तनाव को कम करने के लिए होता है। आपका मानसिक तनाव को कम करने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है। त्रिफला चूर्ण मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है, त्वचा रोग के लिए, पाचन सुधारने के लिए, बाल झड़ने के लिए, मोटापा के लिए। तो त्रिफला चूर्ण मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है, तो ध्यान दीजिएगा त्रिफला चूर्ण जो होता है आपका राइट आंसर है। अगर आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं। और सभी एनएम सिस्टर से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो वीडियो को प्रॉपर देखिए। और मैं टॉपिक आज 20 कंप्लीट किया हूं और 38 टोटल टॉपिक हैं, जिसमें हम 18 टॉपिक अभी बाकी हैं। डे बाय डे क्लास चलेगी, उसके चलने के बाद आपको मैं 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का बैच चलाऊँगा, जो आपको हमेशा 2 घंटे का कम से कम या 1.5 घंटे का रहेगा क्लास। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए तो उसमें ज़्यादातर आपको सहयोग करना है और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो 100 का जब चलाऊंगा तो उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, जो पेपर में आ चुके हैं और जो आने वाले हैं इम्पोर्टेंट है उसको मैं कलेक्ट करूँगा। इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखिए और कहीं न कहीं क्वेश्चन जो है आपके पुराने चीज़ों को जो पढ़ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, उसको सुधारेगा और आपको उपयोगी भी है आपके लाइफ के अंदर में, कि अगर नहीं जानते हैं तो पढ़ेंगे। इसलिए मैं थ्योरी के साथ इसको कराता हूँ। तो ये 40 क्वेश्चन आज के दिन का है। इससे आगे बढ़ते हैं कि इसको त्रिफला चूर्ण मुख्य रूप से पाचन सुधारने में काम करता है। तुलसी का उपयोग किस बीमारी के फायदेमंद किया जाता है। तुलसी की उपयोग किस बीमारी का फायदेमंद के लिए होता है, सर्दी खांसी, सिर दर्द, अनिद्रा, मधुमेह। तो तुलसी का उपयोग बेसिकली अभी शुरू में ही बताया था थ्योरी में कि ये सर्दी और खांसी में ज़्यादातर यूज किया जाता है। एलोवेरा किसके लिए उपयोगी होता है, बालों की ग्रोथ के लिए, पाचन तंत्र के लिए, त्वचा की समस्या के लिए, उपरोक्त सभी। तो एलोवेरा जो होता है देखिए बालों को भी ग्रोथ करता है, पाचन तंत्र को भी सही करता है या त्वचा की समस्या को भी दूर करता है। तो उपरोक्त डी इसका राइट आंसर है। कौन सा प्राणायाम श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी होती है। अगर कोई प्राणायाम आप श्वसन तंत्र के लिए करते हैं, तो कोई प्राणायाम करते हैं आप, तो वो कौन से होती है जो श्वसन तंत्र को ज़्यादा इफेक्टिव करती है, इस बात को जानना है। तो पढ़ा लिखा है अनुलोम विलोम, कपाल भाती या भ्रामरी या सभी। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं आपके फायदेमंद की चीज़ें हैं, तीनों की तीनों फायदेमंद होती हैं। अगला है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें टोटल कितने चरण होते हैं, 10 होते हैं कि 12 होते हैं कि 14 होते हैं कि 16 होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में टोटली आपके चरण देखा जाए तो 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, शरीर को मजबूत बनाना, मन, शरीर और आत्मा का संतुलन, वजन घटाना, लंबी उम्र पाना। तो योग का
मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो मन, शरीर और आत्मा को संतुलित रखने के लिए लोग योग करते हैं, तो इसलिए इसका बीज राइट आंसर। प्राकृतिक चिकित्सा में किसका उपयोग किया जा सकता है? औषधि का, केवल प्राकृतिक साधनों का, शल्य चिकित्सक का, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक चिकित्सा में केवल प्राकृतिक साधनों का ही उपयोग किया जाता है। ये नहीं कि आप आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज करें जो इस समय के है। कौन सी प्राकृतिक थेरेपी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है? कौन सी प्राकृतिक थेरेपी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है? मिट्टी की चिकित्सा, जल चिकित्सा, प्रकाश चिकित्सा या सभी? तो थेरेपी जो होती है त्वचा के लिए देखा जाए तो मिट्टी चिकित्सा जो होती है सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, तो ए राइट आंसर। होम्योपैथी किस सिद्धांत पर काम करता है? जैसे का उपचार जैसे से, विचार का उपचार विपरीत का उपचार विपरीत से, केवल दवाओं से, उपरोक्त में से कोई नहीं। होम्योपैथिक, तो होम्योपैथिक में ध्यान दीजिएगा जैसे का उपचार जैसे से किया जाता है, जैसा का उपचार जैसे से करते हैं लोग, तो इसमें आपका होम्योपैथिक में ए राइट आंसर। बेलाडोना का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? सर्दी, बुखार में, सर्दी में, गठिया में, पाचन समस्या में। तो बेलाडोना का उपयोग हम बुखार में किया जाता है, तो ए राइट आंसर। यूनानी चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? हर्बल दवाएं, खनिज का, आहार और जीवन शैली का या सभी का? हर्बल दवाओं में यूनानी चिकित्सा में तो हर्बल दवाएं यूज की जाती हैं, खनिज का भी यूज किया जाता है, आहार और जीवन शैली का भी उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका जो आंसर देखा जाए तो डी राइट आंसर है इसका। यूनानी चिकित्सा का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? चरक संहिता, हिकमत, कानून एक्तिव, सुश्रुत संहिता। तो इसमें राइट आंसर है कानून ए तिब्ब, जो होता है यूनानी का चिकित्सा का मुख्य ग्रंथ है कानून ए तिब्ब। यूनानी चिकित्सा में स्वास्थ्य का आधार क्या है? शरीर के 4 रसों का संतुलन, वात, पित्त, कफ, केवल आहार, केवल व्यायाम। तो ध्यान दीजिएगा यूनानी चिकित्सा में स्वास्थ्य का आधार जो होता है शरीर के 4 रसों का संतुलन करना, 4 रसों का संतुलन। सर्दी में कौन सा काढ़ा फायदेमंद होता है? तुलसी अदरक का काढ़ा, नीम का काढ़ा, शहद नींबू का काढ़ा, पुदीना का रस। इसमें जो आपको आता है बता सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में हमेशा ध्यान दीजिएगा तुलसी और अदरक का काढ़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है। तुलसी और अदरक का काढ़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है। पाचन सुधारने के लिए क्या फायदेमंद है? सौंफ का पानी, अजवाइन, धनिया का रस या सभी? पाचन को अगर सुधारना हो तो सौंफ का पानी भी पी सकते हैं, अजवाइन भी, धनिया का रस भी ले सकते हैं। तो देखा जाए ये तीनों चीज़ें पाचन सुधारने में फायदेमंद होता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। त्वचा पर दाग धब्बों के लिए क्या उपयोगी है? हल्दी और दही, नीम का पेस्ट, एलोवेरा या सभी? तो त्वचा पर दाग धब्बे अगर पड़ जाए तो हल्दी और दही तो होता ही है, नीम का पेस्ट भी लोग यूज करते हैं और एलोवेरा भी लगाते हैं। तो इसका देखा जाए तो ये तीनों सही हैं, इसके हिसाब से आपका डी राइट आंसर। सिर दर्द में कौन सा घरेलू उपाय फायदेमंद है? अदरक का रस, पुदीने का तेल, तुलसी का पेस्ट या सभी?
तो सिर दर्द अगर है तो अदरक का रस मिले तब भी बहुत सही है। पुदीने का तेल मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, और तुलसी का पेस्ट अगर मिल जाए तब भी सही है। तो इसमें आल आपका राइट आंसर होगा, डी इज करेक्ट। कमजोर बालों के लिए कौन सा उपाय है? कमजोर बालों के लिए कौन सा उपाय आपका सही होता है? तो आंवला, रीठा, सिकाकाई या सभी। तो कमजोर अगर बाल है तो आंवला, रीठा और सिकाकाई, ये सभी तेल जो होते हैं ज़्यादा फायदेमंद, सभी इसके फायदेमंद है। आयुष का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना, रोग का इलाज करना, दीर्घायु प्रदान करना, सभी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आयुष का मेन उद्देश्य कोई होता नहीं है। अगर देखा जाए तो तीनों उद्देश्य हैं कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, रोग का भी इलाज करना, दीर्घायु प्रदान करना। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आयुष का उद्देश्य होता है, कोई एक उद्देश्य नहीं है इसका। तो अगर ये तीनों उद्देश्य देखा जाए तो तीनों उद्देश्य आयुष के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए इसका डी इज राइट आंसर है। आयुर्वेद में कौन सा पंचकर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है? आयुर्वेद में कौन सा पंचकर्म सबसे महत्वपूर्ण है? वहम, विरेचन, बस्ती, उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद में वमन भी सही है, विरेचन भी है, बस्ती भी है, उपरोक्त सही, यानी तीनों सही होते हैं। तो डी इज राइट आंसर इसका है। योग किस प्रकार की बीमारी का लाभकारी है? योग किस प्रकार की बीमारी में लाभकारी होता है? मानसिक रोग में, शारीरिक रोग में, जीवन शैली रोग में, सभी में। तो देखा जाए तो योग जो होता है मानसिक रोग भी कंप्लीट सही करता है, शारीरिक रोग भी सही करता है, जीवन शैली रोग जितनी होती हैं उनको भी सुधारता है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शरीर को प्राकृतिक उपचार शक्ति को बढ़ाना, तुरंत इलाज, केवल रोग से बचाना, केवल आहार पर निर्भर होना। तो प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका शरीर की प्राकृतिक उपचार की शक्ति को बढ़ाना, ये प्राकृतिक चिकित्सा का। होम्योपैथी में दवाओं की खुराक कैसे होती है? भारी मात्रा में, मध्यम मात्रा में, न्यूनतम मात्रा में, असामान्य मात्रा में। तो ध्यान दीजिएगा, होम्योपैथिक में दवाओं का जो खुराक होता है हमेशा न्यूनतम मात्रा, कम से कम में ली जाती है। आयुर्वेद में कौन सी जड़ी व्रण यानी घाव भरने में सहायक होती है? हल्दी, नीम, एलोवेरा या सभी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हल्दी भी काम करती है आयुर्वेद में, नीम भी काम करती है, एलोवेरा भी काम करता है। तो ये तीनों काम करती है, इसलिए आपका डी इज राइट आंसर, डी इज करेक्ट। कपालभाति प्राणायाम किसके लिए फायदेमंद है? मोटापा को कम करने के लिए, श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए, रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, या सभी के लिए। तो कपालभाति देखा जाए तो मोटापा को भी कम करता है, कपालभाति कम करता है, श्वसन तंत्र को भी मजबूत करता है, रक्त संचार को भी बढ़ाता है। तो कपालभाति में देखा जाए तो आल परफेक्ट है। आयुष पद्धति का कौन सा हिस्सा तनाव को कम करने में सबसे अधिक सहायक होता है? अगर तनाव को कम करना है तो आयुष में जितनी पद्धतियाँ, जैसे योगा पद्धति है, आयुर्वेदा पद्धति है, होम्योपैथी पद्धति, यूनानी पद्धति, सिद्धा पद्धति है, तो इसमें चारों में से कौन सा जो हिस्सा जो है तनाव को सबसे ज़्यादा कम करता है, तनाव से कम करता है? तो सबसे अगर देखा था आयुष पद्धति में तो योगा सबसे परफेक्ट होता है, जो शारीरिक टेंशन और तनाव जो होते हैं शारीरिक होते हैं उसको कम करता है। तो योगा इज परफेक्ट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक उपाय कौन सा होता है? च्यवनप्राश खाइए, अश्वगंधा, गिलोय या सभी चीज़ ले सकते हैं आप। 34 का जो आंसर देखा जाए तो च्यवनप्राश को भी ज़्यादा लोग यूज करते हैं, अश्वगंधा लोग हैं, कुछ लोग गिलोय का भी यूज करते हैं। तो ये तीनों के तीनों राइट हैं, इसलिए डी इज राइट करेक्ट।
कौन सा घरेलू उपाय थकान को कम करता है? केसर का दूध, बादाम का दूध, शहद, नींबू पानी या सभी? तो इसमें क्या है, केसर का दूध भी थकान को दूर करता है, बादाम का दूध भी दूर करता है, शहद, नींबू पानी कभी दूर करता है। तो डी इज राइट आंसर इसका है, क्योंकि सब के सब करेक्ट हैं। अगला है, आयुष का मुख्य केंद्र कहाँ है? दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? तो आयुष का मुख्य केंद्र जो होता है दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करने में सबसे पहले क्या जरूरी है? चिकित्सक की सलाह लें, खुद से शुरू करना, केवल लेबल पढ़ना, प्रयोग न करना? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कि चिकित्सक की सलाह लेना जो जरूरी है। कोई भी आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करने से पहले आप चिकित्सक का सलाह लें, डॉक्टर से जरूर पूछें इस बात को। पंचकर्म कितने प्रकार के होते हैं? जो पंचकर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पंचकर्म हमेशा 5 प्रकार के होते हैं, उनके नाम से ही है पंचकर्म 5। होम्योपैथी का सबसे प्रभावी उपयोग किस में होता है? क्रॉनिक बीमारियों में, हल्की बीमारियों में, मानसिक रोग में, सभी में? तो ध्यान दीजिएगा, क्रॉनिक बीमारी में भी होती है, हल्की बीमारी में होती है, मानसिक रोग ही में तो होती ही होती है। तो ये डी इज राइट आंसर है, सभी में इसका राइट है, यानी जितनी ऊपर बात लिखी है सभी सही है। आयुष पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग का निदान करना, रोकथाम और उपचार करना, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना या सभी? तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसका जो होता है कि रोग का निदान भी करते हैं, रोकथाम और उपचार भी करते हैं, प्राकृतिक संतुलन भी बनाए रखते हैं आयुष पद्धति के अंतर्गत में, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपके टोटली 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, और इसकी अगली वीडियो में अगले दिन लेकर प्रस्तुत होऊंगा 21 लेसन का टॉपिक के हिसाब से। इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखें और लाइक, शेयर, कमेंट करें, और जो चैनल पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट्स।